कि कोई भी देश जब दूसरे देश पे हमला करता है तो वो ये नहीं कहता मैंने हमला किया, वो क्या करता है एक छद्म एक सेना बनाता है, उस सेना से अपने ऊपर हमला करवाता है। आप मोदी जी को छोटा मत आकिए। नहीं हम जो है विश्व गुरु हैं। अच्छा, गांव के बच्चे से पूछ लो, भारत को मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया, हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये और बात है कि हमारे डंके की आवाज़ जो है हमारे बॉर्डरों के पार नहीं जाती। अब रूस को इस बात का बहाना मिल गया है कि हम जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की गरिमा और गौरव को बचाने के लिए हम उसमें शामिल हो रहे हैं। मोदी जी के विश्व गुरु होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए जो है मोदी जी के लिए भी मांग आएगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, जो है दोनों तीनों देशों में जो लड़ाई हो रही है उनमें अगर बातचीत करने का दारोमदार अगर वो मोदी जी को सौंप दे तो ये युद्ध नहीं होगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो पोलैंड के सैनिकों की वर्दी पहनकर जर्मनी के सैनिक जो है पोलैंड में शामिल हो गए और वहाँ से उन्होंने जर्मनी के सैनिकों को मार दिया। जब जर्मनी के सैनिकों को मार दिया तो जर्मनी ने कहा कि हम अपना बदला लेंगे और वो धड़धड़ाते हुए पोलैंड में घुस गए। यूक्रेन संकट जो है आप समझिए कि 21वीं सदी का सबसे पहला बड़ा संकट है कि दुनिया के सबसे बड़े जो मैं कहता हूँ प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है, उसको घरेलू कलह में फंसा दिया है। तो यूपी के लोगों को इस बात का पाप लगेगा कि उन्होंने विश्व गुरु को जो है यहाँ फंसा लिया। दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी, एक बात बताइए, देश में हमारे भारत की तो अभी स्थिति साफ नहीं हो रही। यूक्रेन में इतनी बड़ी बाढ़ छड़ने वाली, पूरा विश्व में उथल पुथल हो रही है। तो हालांकि हमारे यहाँ अखबारों में तो आता है थोड़ा बहुत, लेकिन पॉलिटिकल कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। कभी आता है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, कभी रूस के साथ खड़े हुए हैं। अब इनकी रूस से भी दोस्ती, इसका तो ये पता नहीं किससे दोस्ती इनकी क्या है। तो इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा, ये लड़ाई जो हो रही है इसका मतलब असर पड़ेगा। यूक्रेन संकट जो है आप समझिए कि 21वीं सदी का सबसे पहला बड़ा संकट है। दुनिया ने दो लड़ाइयाँ देखी थी, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध 19वीं शताब्दी में था जी। उसके तकरीबन 80 साल बाद आज जो है यूक्रेन का संकट उसी तरह का है और डर यह है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध का ये कारण न बने। अच्छा। यूक्रेन जो है एक देश है, जब 1991 में संयुक्त राज्य जो यूएसएसआर जिसे हम बोलते हैं रशिया, उसका विघटन हुआ और वो 15 देशों में बदल गया, बट गया। अब 15 देशों में बंटने के बाद जो है एक तरह से माना गया कि रूस जो है कमज़ोर एंटिटी हो गया है, उसको अपने परमाणु जो हथियार थे उनका भी विखंडन करना पड़ा और एक हालत में उसकी हैसियत जो है ये हो गई कि कोई हैसियत नहीं है और दुनिया जो है दो पोलरों की जगह, दो ध्रुवीय दुनिया की जगह ये एक ध्रुवीय दुनिया बन गई, जिसका जो सरताज था वो अमेरिका था। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि जब रूस का विघटन हुआ तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जब वॉर ख़त्म हुई तो उसमें दो खेमों में पूरी दुनिया बटी हुई थी। एक था अमेरिका की अगुवाई वाला विश्व और एक था रूस की अगुवाई वाला विश्व। और उन्होंने एक बड़ी अटलांटिक नॉर्दर्न अटलांटिक संधि जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं वो अमेरिका ने बनाई और वारसा संधि जो है, वारसा पैक्ट जो है वो रूस ने बनाया। 91 में जब रूस का विघटन हो गया तो वारसा पैक्ट के सारे देश जो है आज़ाद हो गए और वारसा पैक्ट ख़त्म हो गया। तब अमेरिका ने रूस को और पूरी दुनिया को ये कहा था कि हम वारसा देश वाले जो देश हैं उनमें नाटो की संधि का विस्तार नहीं करेंगे। अब नाटो की संधि वाले कौन से देश थे? उनमें एक बुल्गारिया था, एक हंगरी था, एक पोलैंड था और ये जो रूस के 15 देश जो बटे थे, 14 देश, रूस के अलावा 14 देश थे, वो लोग थे। तो तब ये हुआ कि हम नाटो का विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ने पिछले 8 साल में ये तय किया, जब हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले ओबामा की सरकार थी तो ओबामा ने कहा कि हम नाटो पैक्ट में बढ़ाएंगे और नाटो में उन्होंने पोलैंड को शामिल कर लिया। और जब पोलैंड को शामिल कर लिया तो नाटो संधि की एक पहली बात यह है कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो वो हमला जो है अमेरिका में माना जाता है जी। और अमेरिका वहाँ पर जो है चौधराहट करता है और वो कहता है जी ये हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब ये सारी जो मैंने पृष्ठभूमि बताई वो इसे बताई कि जो अब यूक्रेन है, यूक्रेन जो है जो रशिया के बाद जो है सबसे बड़ा भौगोलिक जियोपॉलिटिकल देश है जो कि नाटो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और ये कहता है कि वो हमारा सदस्य है और ये प्रस्ताव चल रहा है। पिछले 8 साल पहले जब ये बात शुरू हुई तो रूस को ये नागवार गुजरी और पुतिन ने क्या किया कि पुतिन ने जो एक डोनबास
क्षेत्र कहलाता है यूक्रेन का, जिसमें कि 2 राज्य हैं जहाँ पर कि उसने वहाँ के विद्रोहियों को हथियार दिए, मदद दी और कहा कि तुम यहाँ की सरकार के आज़ादी दे दी उसे। नहीं, आज़ादी तो अब आज दी है। हाँ, जी। आज़ादी नहीं, 8 साल पहले उनके विद्रोहियों को उन्होंने हथियार दिए, उनको मुहैया मदद कराई, रसद दी, पैसा दिया, ताकि वो वहाँ की सरकार के जितने भी संस्थान हैं उन पर कब्जा कर लें। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और तब जो है 2 अलग अलग गणराज्य बने, एक दोस्तक और लुहांसक। और लोहत्सक को अब जो है पीपल रिपब्लिक की घोषणा और लुहांसक की पीपल रिपब्लिक की घोषणा जो है रूस ने कल कर दी। अब कल करने के बाद क्या हुआ कि रूस ने अपनी संसद में एक बिल पास करा है जिसमें कहा गया है कि रूस की सेना का इस्तेमाल रूस के बॉर्डर के पार के देश में भी मदद देने के लिए करा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब रूस की सेना, कल जो प्रस्ताव मॉस्को में पास हुआ है उससे दोस्तक और लुहांसक दोनों जो नए राज्य बने हैं उनमें अपनी सेना जा सकती है। अब रूस ने क्या किया कि 1,90,000 अपनी सेना जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दी है। उस सेना में जो है उनके पास टैंक हैं, तोपें हैं, लेसर गाइडेड मिसाइलें हैं, उनके हवाई जहाज हैं, उनके हेलीकॉप्टर हैं, उनके जो छाताधारी सैनिक हैं वो सब तैनात हैं। और आज के दिन वर्चुअली आप ये मान के चलिए कि वास्तव में वह उस भूमि पर युद्ध हो रहा है। अब अमेरिका जो है इस मामले में 2 ही रुख अख्तियार कर सकता है, या तो वो चुप बैठे और या वो जो ये करे कि भाई अपना प्रेशर बढ़ाए और युद्ध की यानी रूस को सामरिक रूप से चुनौती दे। अब एक विशेष स्थिति यह है कि इस समय यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी अध्यक्षता भी रूस के पास है। अच्छा, फरवरी महीने की जो अध्यक्षता है जो 5 फरवरी से शुरू हुई है, 5 मार्च तक रहेगी, वो रूस के पास है। तो रूस ये चाहता था कि किसी तरह जो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक ना हो, लेकिन तब सब देशों ने उस पर अपना जो है एक तरह से दबाव बनाया और कल उसमें प्रस्ताव रखा गया कि वहाँ पर क्या किया जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं, तो उनमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका वो रूस के खिलाफ हैं। चीन ने उस पर तटस्थ रुख अपनाया है और जो रुख अपनाया उसने कहा जी बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। भारत जो विश्व गुरु है, हम मानते हैं कि हमारे मोदी जी के रहते हुए विश्व गुरु बन गया है, तो हमारे जो वहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ये कहा कि भाई जो है वार्ता करो, बातचीत करो, बातचीत करो। तो एक तरह से इस मामले में, रूस के मामले में भारत और चीन एक ही फुटेज पे खड़े हैं, एक ही जगह खड़े हैं और वो कह रहे हैं बात करो। लेकिन बात जो है वो इसलिए अब जो है आज के समय में असंभव है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वास्तविक युद्ध वहाँ शुरू हो चुका है। क्योंकि रूस जो है उसी तरह से हिटलर वाली नीति है, या जिसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में एक रणनीति होती है, सामरिक रणनीति, कि कोई भी देश जब दूसरे देश पे हमला करता है तो वो ये नहीं कहता मैंने हमला किया, वो क्या करता है एक छद्म एक सेना बनाता है, उस सेना से अपने ऊपर हमला करवाता है। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो पोलैंड के सैनिकों की वर्दी पहनकर जर्मनी के सैनिक जो है पोलैंड में शामिल हो गए और वहाँ से उन्होंने जर्मनी के सैनिकों को मार दिया। जब जर्मनी के सैनिकों को मार दिया तो जर्मनी ने कहा कि हम अपना बदला लेंगे और वो धड़धड़ाते हुए पोलैंड में घुस गए। ऐसे ही रूस ने भी जो है यूक्रेन की सेना के अपना एक छद्म जो है दस्ता तैयार किया। उसने जो है यूक्रेन में घुसकर जो रूस की एक पोस्ट थी, मिलिट्री पोस्ट, उसको ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद अब रूस को इस बात का बहाना मिल गया है कि हम जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की गरिमा और गौरव को बचाने के लिए हम उसमें शामिल हो रहे हैं। अब इसका हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा? ये जो युद्ध अगर भारत जो है बड़ी विचित्र स्थिति में है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम वैसे विश्वगुरु हैं। यूपी के किसी भी गांव में जाके पूछोगे मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया, लेकिन इस विश्वगुरु को सुरक्षा काउंसिल में कोई पूछ नहीं रहा। और हम बार बार कहते हैं जी बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। हम जो है सब जगह अपना एक ही हमारा है कि भाई जब हमारे बस की कुछ ना हो, जो कमज़ोर आदमी है वो हमेशा दूसरे आदमी को कहता है जी बातचीत कर लो। ताकतवर कहता है नहीं, मैं तो जो है अपनी धौत जमाऊँगा, अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगा। तो भारत की स्थिति जो है विचित्र इसलिए है क्योंकि दुनिया जो बाइपोलर अब बट गई है, तो उसमें आप समझिए रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, ये सारे देश जो है एकजुट हो गए हैं और भारत इन सबसे घिरा हुआ है। हाँ, इनसे घिरा हुआ है। हम चीन से भी घिरे हुए हैं, पाकिस्तान से भी घिरे हुए हैं, अफगानिस्तान वाले भी मुद्दा हमारे गले में पड़ा हुआ है, ईरान के साथ हमारी दोस्ती नहीं है। तो आप इस स्थिति में समझिए कि भारत क्या कर सकता है। भारत कुछ नहीं कर सकता। भारत जो है एक संदेश दे सकता है कि भाई लड़ना अच्छी बात नहीं है,
लेकिन उसका उलट ये होता है कि वो चीन कहेगा तुम पाकिस्तान से हमेशा लड़ते रहते हो। भाई भारत में और पाकिस्तान में भी एक छद्म युद्ध तो चल ही रहा है। तो ऐसी हालत में जो है भारत के साथ जो है इस लड़ाई के जो दुष्परिणाम हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे। क्या दुष्परिणाम? दुष्परिणाम ये है कि जैसे आप देखिए कि नॉर्थ स्ट्रीम में जो एक गैस की पाइपलाइन जी जी रूस से चलकर जो है यूक्रेन की धरती के अंदर से होकर जर्मनी जा रही थी, उसकी रॉयल्टी जो है यूक्रेन को भी मिलनी थी, उसका पैसा जो है वो उसको रूस को मिलना था। अब उसको रोक दिया है। तो यूरोप को अपने देश में गैस और पेट्रोल के लिए जो हम कहते हैं मिडिल ईस्ट के देश हैं या और देश हैं उन पर निर्भर होना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। आज के दिन जिस दिन हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पेट्रोल इस समय $100 के बैरियर को पार करके $104 का हो गया है। $104 का मतलब है कि जब $65 पे पेट्रोल था तो हिंदुस्तान में पेट्रोल जो है ₹120 बिक रहा था। अब 100 है तो आप समझिए 1/3 बढ़ गया है। तो 1/3 मतलब समझिए आधा बढ़ गया, तो ₹200 पेट्रोल हो गया। तो अगर ये चुनाव नहीं हो रहे होंगे यूपी के और जिस दिन ख़त्म होंगे 7 मार्च को, तो आप ये मान के चलिए हिंदुस्तान में पेट्रोल जो है ₹150 लीटर मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा इसका चीन को है। चीन को सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यूरोप पूरा लड़ाई में उलझ जाएगा, रशिया लड़ाई में उलझ जाएगा, अमेरिका उलझ जाएगा। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं चीन है, उसमें अभी पिछले दिनों जो है उनका जो उत्पादन है कम हो गया था। अब वो धड़ाधड़ उत्पादन करते रहेंगे। पूरी दुनिया को सारा जो सामान है वो चीन से बनेगा और चीन इसका आर्थिक फ़ायदा लेगा। यानी सामरिक फ़ायदा रूस लेगा और आर्थिक फ़ायदा चीन लेगा। और अगर चीन ताकतवर होता है तो समझ लीजिए हमारी हैसियत जो है और कमज़ोर हो जाएगी और हम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर जो है आप समझिए हमारी नन एंटिटी हो जाएगी। देश में लोग जो है, अगर हम कहते हैं अभी 85 करोड़ लोग जो है भूखे मर रहे हैं, तो उनकी तादाद बढ़कर जो है 90-95 करोड़ हो जाएगी आने वाले 5-6 महीनों में। तो इसमें मोदी जी की जो कह रहे थे फॉरेन पॉलिसी उनकी बड़ी पावरफुल है, इसमें क्या असर डालेगी फॉरेन पॉलिसी? देखिए मोदी जी जैसी फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती। आप मोदी जी को छोटा मत आकिए। नहीं हम जो है विश्व गुरु हैं। अच्छा, गांव के बच्चे से पूछ लो, भारत को मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया। हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये और बात है कि हमारे डंके की आवाज़ जो है हमारे बॉर्डरों के पार नहीं जाती। तो मोदी जी जो है इस समय कोई भूमिका नहीं कर पाते। ये बुरा हो चुनाव आयोग का जो चुनाव करवा रहा है। इस समय तो मोदी जी को न्यूयॉर्क में होना चाहिए था, मॉस्को में होना चाहिए। उन्होंने जो 8,250 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा है, 2 हवाई जहाज खरीदे, तो दोनों पोलरों पे, दोनों छोरों पर मोदी जी हवाई जहाज से विश्व यात्रा कर रहे होते अगर ये उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं होते। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों ने मोदी जी को देश के दुनिया के सबसे बड़े जो मैं कहता हूँ प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है, उसको घरेलू कलह में फंसा दिया है। तो यूपी के लोगों को इस बात का पाप लगेगा कि उन्होंने विश्व गुरु को जो है यहाँ फंसा लिया। और जिस तरह बुरी तरीके से फंसा दिया, बुरी तरह के वो बिल्कुल यहीं पस्त हो गए। अब मोदी जी के हौसले इतने पस्त हो गए हैं कि उनकी टांगें कांपती हैं, उनके हाथ कांपते हैं, जबान लरसती है, वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, लेकिन तब भी वो विश्व गुरु हैं। मोदी जी के विश्व गुरु होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए जो है मोदी जी के लिए भी मांग आएगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो है तीनों देशों में जो लड़ाई हो रही है उनमें अगर बातचीत करने का दारोमदार अगर वो मोदी जी को सौंप दे तो ये युद्ध नहीं होगा, युद्ध खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया शांति से चैन से रहेगी। और अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस कोरोना काल में एक बड़ी खबर आ रही है कि जहाँ दुनिया भारत में एक पढ़ाई का इस इंस्टीट्यूशन बंद थे, पूरी दुनिया में बंद थे, उसी में स्मृति ईरानी ने कोई पीएचडी की डिग्री कर ली। देखो जी ऐसा है, उसने पहले भी कहा था कि मैंने येल यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट ले लिया। बाद में येल वालों ने कहा जी हमने से कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से जी हाँ, अभी जो किया उन्होंने वो अब वो भी येल, और इसके बाद जो ये उन्होंने ब्रिटेन में जो किया है ये कोर्स, इसको दिखाया नहीं है। अगर वो थोड़ी समझदार महिला होती तो उसको अपने ट्विटर अकाउंट पे या किसी अकाउंट पे अपनी डिग्री डालती ताकि लोग वेरीफाई कर सकते। अब वो वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते। हम विश्व गुरु हैं, हमने कह दिया बस यही है। वो तो मैं मानता हूँ कि हम विश्व गुरु हैं, रहेंगे और मरते दम तक, चाहे मोदी जी जो है पूरी तरह चुनाव हार जाएं, 2022 का ये हार जाए, 24 का भी हार जाए, तब भी वो विश्व गुरु वही कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूक्रेन के बारे में तफसीली जानकारी दी। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे रविंद्र कुमार जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।